नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं जोशीमठ शहर की। जोशीमठ शहर आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली आज संकट में है, उसका वजूद खतरे में है। जोशीमठ शहर बचेगा या नहीं बचेगा ये तो अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से दीवारें दरक रही हैं, छतें टूट रही हैं, दीवारें गिर रही हैं, रास्ते फट रहे हैं, लोगों की राह मुश्किल हो रही है और जिस तरह की प्रकृति का एक प्रकोप जैसा चारों तरफ पूरे जोशीमठ में फैला हुआ है, उससे पार पाना आसान होगा या मुश्किल ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली का वजूद, उसका अस्तित्व संकट में है। और इसी को लेकर के आप कितना जानते होंगे जोशीमठ के अतीत के बारे में, जोशीमठ का क्या इतिहास रहा है। इसका पूरा नाम ज्योतिर्मठ है। और जोशीमठ को अगर अतीत के झरोकों में हम देखते हैं तो क्या है जोशीमठ। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने तप किया था और वहीं उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं से उन्होंने फिर चारों पीठ की स्थापना का कार्य शुरू हुआ। पहली पीठ वहीं पर बनी और ऐतिहासिक तौर पर, पौराणिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बहुत सारे उसके मायने हैं। पांडुकेश्वर में पाए गए कत्यूरी राजा ललित सूर के ताम्रपत्र के अनुसार जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी, जिसका उस समय का नाम कार्तिकेयपुर था। और उस समय एक क्षत्रिय सेनापति कंटूरा वासुदेव ने अपना एक शासन स्थापित करने के लिए, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह अपना शासन स्थापित करने के लिए जोशीमठ में अपनी राजधानी बनाई। और राजधानी बनाने के बाद वासुदेव कत्यूरी वंश का संस्थापक बना और जिसने 7वीं से 11वीं सदी के बीच कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन किया। फिर भी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक स्थल की प्रधानता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसी प्रधानता के रूप में जोशीमठ को देखा जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य की संबद्धता के कारण मान्यता भी है कि वो एक धार्मिक स्थल है। जोशीमठ शब्द ज्योतिर्मठ शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप जोशीमठ है, यानी जिसे कभी कभी ज्योतिष पीठ भी कहते हैं। इसे वर्तमान में तकरीबन बहुत साल पहले तक एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जिनको शंकराचार्य ने स्थापित किया, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पर सनातन धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो यहाँ पर जिसको सनातन को मानने वाले अनुयायी बहुत हैं। और अगर पौराणिक संदर्भ का हम अगर हवाला देते हैं या किसी को बताने की कोशिश करते हैं, मतलब अधिकांश प्राचीन और श्रद्धेय स्थलों के लिए जोशीमठ का नाम लिया जाता है। और जोशीमठ के लिए भूतकाल की किंवदंतियाँ भी बहुत है, रहस्य भी बहुत है। इसकी पूर्व प्रधानता को ये सारे रहस्य दर्शाते भी हैं। माना जाता है कि प्रारंभ में जोशीमठ का क्षेत्र समुद्र में था और जब यहाँ पहाड़ उदित हुए तो तब यहाँ नरसिंह रूपी भगवान विष्णु की तपोभूमि भी यही स्थान बना। जोशीमठ एक परंपरागत और व्यापारिक शहर है और जब तिब्बत के साथ व्यापार चरमोत्कर्ष पर था तब भोटिया लोग अपना सामान यहाँ आकर बिक्री करते थे और अपने आवश्यकता की सामग्री यहाँ से खरीद कर तिब्बत ले जाया करते थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ये व्यापारिक संबंध जब खत्म हो गए तो लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये व्यापार बंद हो गया। भोटिया लोगों ने जोशीमठ और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में बस जाना ही पसंद किया, वो फिर वापस तिब्बत नहीं गए। पर्यावरण की दृष्टि से भी अगर हम जोशीमठ को देखते हैं तो त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर एक संकरी जगह पर अलकनंदा के बाएं किनारे बसे हुए इस नगर की खूबसूरती देखते ही बनती है। और इसके दोनों ओर एक एक चक्राकार ऊंचाई की छाया है और ख़ास तौर पर उत्तर में एक ऊंचा पर्वत हिमालय से आती ठंडी हवा को रोकता है। यह 3 तरफ से बर्फ से ढके दक्षिण में एक त्रिशूल नाम से एक पर्वत है, उत्तर में बद्री शिखर और उत्तर में कामत शिखर से घिरा हुआ है। हर जगह से हाथी की शक्ल धारण किए पर्वतों की एक परछाई दिखाई देती है। फिर भी इसकी सबसे अलौकिक विशेषता क्या है, एक पर्वत जो एक लेटी हुई महिला की तरह है और इसे हम स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं, इसके नाम से पुकारा जाता है। कुल मिलाकर जोशीमठ की जो ऐतिहासिक बात है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन एक सबसे बड़ा इसका महत्व है कि आसपास इसके ग्लेशियर हैं, इसके यही मुख्य द्वार है बद्रीनाथ धाम जाने का। यहाँ से चीन बॉर्डर के लिए 2 रास्ते जाते हैं, मलारी और माणा। तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, एक तपोवन की तरफ से जाता है, एक विष्णु प्रयाग की तरफ से जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर जो उनकी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है। तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि किसी शहर को कोई शहर अकेला शहर नहीं होता। जब एक संस्कृति होती है, एक सामाजिक सरोकार होते हैं, परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होता है और उसका एक बहुत खूबसूरत अतीत होता है, एक खूबसूरत वर्तमान होता है,
वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, तब जाकर एक शहर बनता है। यानी एक शहर के साथ इतनी जुड़ी हुई चीज़ों को भी बचाना होगा। शहर की सवाल नहीं है, शहर का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है सभ्यता को बचाने का। अब देखना यही है कि उत्तराखंड और या उत्तराखंड सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जोशीमठ को संरक्षित करने के लिए, उसके वजूद को बचाने के लिए क्या करते हैं, और यदि कोई रास्ता नहीं बचता तो इन लोगों के पुनर्वास, इन लोगों के विस्थापन का क्या एक प्लान सरकार के पास होगा, और क्या ये लोग अपनी मूल संस्कृति, खेत खलियान, घर बार छोड़कर दूर जाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि ये अभी बाद की चीज़ है। अभी वहाँ वैज्ञानिकों की टीम इस बात का अनुसंधान कर रही है कि किस तरह का कोई ट्रीटमेंट यहाँ हो सकता है ताकि ये लोग यहीं बसे रहें। लेकिन फिर भी एक दीर्घकालीन योजना के तहत ये तो सोचा जाना मुमकिन है कि लोग जाएंगे तो आखिर कहाँ जाएंगे, उसकी योजना सरकार के पास क्या होगी। फिलहाल हम सभी लोग इस बात की शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं जोशीमठ के लोगों को, उनका शहर बसा रहे, दुआ भी करते हैं शहर बसा रहना चाहिए, ये प्रार्थना करते हैं शहर बसा रहना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।